सभी स्टूडेंट का सरस्वती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि आपकी जो ये कक्षा है अपने विद्यालय की तरफ से आयोजित हो रही, तो पाठ के आगे अपन कक्षा 10 का जो पाठ चल रहा था 5वां, उसे अपन आगे शुरू करते हैं। हमने जो 5वां पाठ था दैनिक जीवन रसायन, और दैनिक जीवन रसायन में हमने जो है अम्ल क्षार की जो विभिन्न अवधारणाएं थी, आणविक सिद्धांत था और ब्रॉन्स्टेड-लोडी सिद्धांत था। उसके बाद हमने पढ़ा था ये ब्रॉन्स्टेड-लोडी सिद्धांत और लुईस संकल्पना। तो उनके बाद अपन आगे इसको चैप्टर को पढ़ाते हैं, और तो उसमें चैप्टर में पढ़ते हैं अम्ल और क्षारों की जो है वो हमारे उपयोगिता क्या है। तो अपन देखते हैं अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो है वो नीले लेटर इसको लाल कर देते हैं, क्षार जो है वो लाल लेटर इसको नीला कर देते हैं, और अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो अपन कुछ संक्षिप्त इसमें दे रखा है, और अच्छे सवाल बनते हैं, 1 नंबर के सवाल बन सकते हैं इसमें कि भाई अम्लों का क्या उपयोग किस प्रकार है। तो अपन देखते हैं कि जो अम्ल है वो धातुओं से अभिक्रिया करके और जो वो लवण बनाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं जो HCl है, HCl की यदि अपन धातु से सोडियम से अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ जो है HCl है, यह सोडियम धातु से जो अभिक्रिया करके वो बन जाएगा आपके 2NaCl प्लस H2। तो उसमें क्या होता है कि ये जो है धातुओं से अभिक्रिया करते हैं अम्ल और लवण होते हैं, साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस होती है। उसी प्रकार अपन यदि बात करें कि जो ये H2SO4 है, H2SO4, उसके लिए अपन अभिक्रिया करवाएं जिंक धातु से, Zn से यदि अपन अभिक्रिया करवाएं तो जिंक धातु जो है अभिक्रिया करेगी इसे, और यहाँ से बन जाएगा एक लवण, जिसको हम बोलेंगे ZnSO4 जो है ये बन जाता है। ZnSO4 का निर्माण हो जाता है, और यहाँ पर जो है वो H2 गैस मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो अम्ल है वो धातुओं से अभिक्रिया करके और लवण का निर्माण करता है। इसको अपन बोलेंगे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और इसका नाम सोडियम क्लोराइड है, और ये हाइड्रोजन गैस है। तो इस प्रकार ये क्रिया करता है। और उसके बाद में अपन ये भी पढ़ा था कि जो अम्ल क्षार जो है आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे अपन कहते हैं ये HCl प्लस NaOH, ये क्षार है, NaOH क्षार है और HCl एक अम्ल है। तो यहाँ से अभिक्रिया करके ये नमक बन जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे NaCl, और प्लस जो है यहाँ से ये जो है बन जाएगा H2O। तो इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस प्रकार जो है ये अभिक्रिया आपस में करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जैसे अम्ल है, तो कुछ अम्ल ऐसे होते हैं उसको खनिज अम्ल कहा जाता है। जैसे खनिज अम्लों की श्रेणी में जो शामिल होते हैं वो HCl है, इसको बोलेंगे खनिज अम्ल, खनिज अम्ल, ये खनिज अम्ल है। इसको अपन बोलेंगे HCl, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसको नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है। और इसके साथ में इसको H2SO4, इन अम्लों को अपन खनिज अम्ल के नाम से जानते हैं, क्योंकि अपन इसको रसायन प्रयोगशाला में बना सकते हैं। उसके साथ में जो कुछ अम्ल होते हैं और उन अम्लों को अपन कार्बनिक अम्ल के रूप में जानते हैं। इसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो या तो पादपों में पाए जाते हैं या फिर जंतुओं में पाए जाते हैं। उन अम्लों को कार्बनिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। जैसे अपन देखते हैं कि जो टमाटर है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और जो नींबू है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, और इसी प्रकार इमली में जो है वो टार्टरिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार जो ये अम्ल है ये जंतुओं में पाए जाते हैं, इसको अपन कार्बनिक अम्ल के रूप में जानते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल है, एसिटिक
अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एक होता है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। ये जो अम्ल है ये जंतुओं या पादपों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको कार्बनिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। अब जैसे कई बार जो क्या होता है कि जैसे अपन एक बनता है, दो अम्ल होता है जिसका नाम होता है HCl, इसको बोलते हैं, इसके 3-4 नाम हैं। जैसे बोलते हैं इसको अम्लराज, परीक्षा में पूछते हैं, आया कई बार सवाल आया हुआ है, अम्लराज, या इसको बोलते हैं शाही द्रव, शाही द्रव। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, या इसका नाम होता है भभकता द्रव, भभकता द्रव। ये दो अम्लों के मेल से बनता है। सवाल इसी में पूछते हैं इस प्रकार की, एक्वारेजिया किसे कहते हैं, अम्लराज किसे कहते हैं, या फिर शाही द्रव किसे कहा जाता है। तो इसके दो अम्लों के इसको मिलाने से इसका निर्माण होता है। वो दो अम्ल कौन कौन से हैं? एक अम्ल होता है HCl प्लस जो दूसरा अम्ल होता है HNO3। ये दोनों अम्लों के आपस में मिलाने से जो है इसका एक रेशियो होता है, अनुपात होता है, उस अनुपात में इसको मिलाते हैं। ये जो HCl है इसको 3 अनुपात में लेते हैं, HNO3 को अपन 1 अनुपात के रूप में लेते हैं। इन दोनों को मिलाने से जो आप एक विशेष द्रव का निर्माण होता है, उसी द्रव को अपन एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं। अब क्या खासियत है एक्वारेजिया की? यदि अपन स्वतंत्र रूप से HCl में यदि सोना डालें या प्लेटिनम डालें तो गलता नहीं है, वो बिगड़ नहीं करता। लेकिन यदि अपन स्वतंत्र रूप से HCl में डालें या स्वतंत्र रूप से HNO3 में डालें तो वो किसी प्रकार का अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन यदि दोनों द्रवों को यदि अपने आपस में मिला करके और उसके अंदर यदि सोना या प्लेटिनम डाल देते हैं तो वो आपस में वो जो सोना प्लेटिनम गल जाता है उसके अंदर। तो इस प्रकार जो है इन दोनों द्रवों में आपस में क्षमता होती है, और चूंकि यह उबलता रहता है लगातार, इस कारण इसको भभकता द्रव के रूप में जाना जाता है। इसको एक्वारेजिया या भभकता द्रव, शाही द्रव या उबलता द्रव के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार उसके अलावा अपन जो है वो बात करते हैं कि जैसे इसके अम्लों के अलग अलग उपयोग है कि अम्ल क्या काम आता है। तो अम्लों के जो बहुत सारे उपयोग में अपन बात कर सकते हैं कि कौन कौन से अम्ल के क्या क्या उपयोग है। अपन सबसे पहले जैसे बात कर सकते हैं कि H2SO4 बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग होता है इसका। ऐसा कहा जाता है कि जो देश ज़्यादा H2SO4 का उद्योग में उपयोग करते हैं तो उस देश की उसकी प्रगति जो है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। तो H2SO4 अपन जानते हैं कि जो बैटरी होती है, गाड़ियों की बैटरी है, उसके अलावा अन्य प्रकार के जो केमिकल्स बनते हैं उसके अंदर H2SO4 का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। उसके अलावा जो HCl है, ये HCl जो है वो HCl भी कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में एक प्रकार से उत्प्रेरक का कार्य करता है। उसके अलावा HNO3 है जिसको नाइट्रिक अम्ल के रूप में जानते हैं। ये जो नाइट्रिक अम्ल है ये यूरिया निर्माण में काम आता है। यूरिया निर्माण हमने देखा ही था कि जो यूरिया होती है वो ये इस प्रकार अपन यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। तो इस प्रकार जो है ये यूरिया, इसको यूरिया कहा जाता है। और अपन जानते हैं कि यूरिया जो है वो खेतों में खाद के रूप में काम में आती है। तो जो नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये जो नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल जो है वो यूरिया निर्माण में काम में आता है। तो इस प्रकार ये अम्ल काम आते हैं। अपन उसके बाद में बात करते हैं कि जो क्षार है वो क्षार क्या काम आते हैं। जैसे अपन बात करते हैं ये NaOH क्षार की बात करते हैं जिसको अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जानते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक अच्छा उत्प्रेरक है और यह जो है कई प्रकार के अपमार्जकों के निर्माण में काम है, साबुन वगैरह बनाने में काम में आता है। उसके अलावा अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक रूप में काम आता है। अगला जो अपने चैप्टर आने वाले हैं उस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि इस NaOH का और अन्य प्रकार के जो रसायन होते हैं उसका निर्माण किस प्रकार होता है, वो अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपन बात करते हैं जो NaOH है ये इस प्रकार एक क्षार है और इस प्रकार ये काम आता है। उसके अलावा अपन बात करते हैं
जो हल्के क्षार होते हैं वो भी कई प्रकार के अभिक्रियाओं में काम आते हैं। जैसे ये NH4OH है, ये भी एक हल्का क्षार है, अपन कह सकते हैं दुर्बल क्षार है। हमने जो पिछला पाठ पढ़ा था आर्गेनिक सिद्धांत, उसमें पढ़ा था प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार इस प्रकार पढ़े थे, तो ये सब बात आई थी उसमें। हम बात करते हैं जो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक प्रकार का अभिक्रिया उत्प्रेरक काम आता है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है, परीक्षा में पूछते हैं कई बार सवाल, इसको बोलते हैं MgOH होल ट्वाइस। इसका जो नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है। जो जैसे मान लो पेट में एसिडिटी हो गई है, तो पेट में एसिडिटी होने पर यदि इसका एक ढक्कन अपन ले लेते हैं तो पेट की जो एसिडिटी है, जलन है, वो सब समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार अपने जो आहार नाल है उसको एक तरह से एक्टिव करने का काम भी ये इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड करता है। लेकिन मार्केट में जो बिकता है इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इस नाम से फेमस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से फेमस है। 50-60 रुपए की बोतल मिलती है छोटी सी, ये काम आ जाता है इस प्रकार। उसके अलावा अन्य भी कई प्रकार के जो क्षार होते हैं वो अभिक्रियाओं में काम में ले जाता है। फिर अपन बात करते हैं जो है KOH है, ये भी क्षार है एक प्रकार का, ये भी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में, या अपन कह सकते हैं शैम्पू वगैरह बनाने में इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है KOH का। और ये NaOH का तो हमने देख लिया। उसके बाद बात करते हैं साल्ट की, तो साल्ट की बात करते हैं जो AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट। ये सिल्वर नाइट्रेट भी कई प्रकार की जो अपने शाही वगैरह लगाते हैं, वोट वगैरह देने जाता है तो शाही के अंदर डाला जाता है, तो स्थायीकरण करने का काम आता है। उसके अलावा ये अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोगशाला में काम में ले जाता है। फिर अपन बात करते हैं लवण की, जिसको अपन बोलते हैं साल्ट। लवण यानी साल्ट। जो साल्ट होते हैं कई प्रकार के, जैसे NaCl है, ये साल्ट है, KCl है, ये भी साल्ट है। उसके अलावा अन्य जो है वो कई ZnSO4 है, ये भी साल्ट है, अपने अभी ये अभिक्रिया में पढ़े था, ये ZnSO4 है, ये भी साल्ट है। ये जो साल्ट होते हैं ये साल्ट भी कई प्रकार के उपयोग में काम आते हैं। जैसे फिटकरी, उन फिटकरी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट उसका काम आता है। ये जो फिटकरी, ये सूत्र इसका ये होता है K2SO4.Al2SO4 voltrise.24H2O। तो ये जो फिटकरी है, ये फिटकरी का सूत्र है फिटकरी। ये फिटकरी एक प्रकार का साल्ट है और इसका जो उपयोग है पानी साफ करने में काम आता है। यदि मान लीजिए टाँके में, हौदी में जो पानी अपने पीने का जो होता है उसके अंदर यदि रेत ज़्यादा है तो फिटकरी का जो पाउडर लेकर के उसके अंदर उसको घोल करके यदि टाँके में डाल देते हैं तो लगभग 1-2 दिन के अंदर वो सारा पानी जो है, वो जो रज्जी होती है रेत की माइन में, वो निलंबित कर नीचे बैठ जाता है और पानी बिल्कुल एकदम स्वच्छ साफ हो जाता है, उससे पथरी नहीं जमती। तो फिटकरी का बहुत अधिक उपयोग होता है। घर में लाकर अपन रख करके इस प्रकार पानी को साफ कर सकते हैं। पानी को गर्म करने से उसके अंदर का जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बदबू होती है, वो नष्ट हो जाती है। यदि उसके अंदर मान लो बैक्टीरिया हो तो लाल दवा डाल सकते हैं उसके अंदर। ये जो लाल दवा जो सूत्र होता है KMNO4, पोटेशियम, ये इसका लाल दवा का जो सूत्र है ये काम आता है। तो इस प्रकार अपन काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो अम्ल, क्षार और जो साल्ट के है, वो साल्ट के अपने जो है वो उपयोग पढ़े थे। इसको बोलते हैं लाल दवा। तो इस प्रकार जो है अम्ल, क्षार के उपयोग हो गए। फिर अपन एक नया टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं और नए टॉपिक में ये दे रखा है, इसको अपन बोलते हैं, अब आप यदि लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। फिर अपन इसको बढ़ा देते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए नया टॉपिक जो है वो नया टॉपिक है पीएच का बहुत अधिक महत्व है। दैनिक जीवन में भी पीएच का महत्व है और शरीर में भी पीएच का बहुत अधिक महत्व हमने पढ़ा था।
रक्त वाले टॉपिक में कि भाई जो शरीर रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। तो पीएच का बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। अपन बात करते हैं पीएच। पीएच सबसे पहले बात करते हैं पी का मतलब क्या होता है। तो पी का मतलब होता है पुषांश, और पुषांश एक जर्मन शब्द है और इसका मतलब होता है शक्ति, पावर। तो यहां पर दे रखा है पुषांश ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की पावर। अब यदि इसकी परिभाषा कहें तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है वो उसका पीएच कहलाता है। और अपन जानते हैं कि जो भी यदि कोई भी द्रव है तो उसके अंदर जो ये रहेंगे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसके रूप में रहेंगे, प्लस के रूप में। और सबसे पहले जो ये अवधारणा है, ये अवधारणा जिस वैज्ञानिक ने दी थी उसका नाम था सोरेनसन। तो सबसे पहले ये अवधारणा दी और परिभाषा भी इसका परिभाषित की कि हाइड्रोजन आयनों की ऋणात्मक सांद्रता का जो लघुगणक होता है वो उसकी पीएच कहलाता है। तो यदि किसी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बहुत अधिक है, इसका मतलब उसकी पीएच कम है, इस प्रकार का संबंध होता है। क्योंकि ऋणात्मक सांद्रता बोलता है यदि किसी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है वो ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है, तो उसका पीएच क्या होता है, कम होता है। इसको अपन पीएच के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस। हाइड्रोजन आयनों की ऋणात्मक सांद्रता का जो लघुगणक है वो उसका क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। और अपन ये भी जानते हैं कि यदि किसी विलयन के अंदर H प्लस आयन उपस्थित है तो वो कभी भी स्वतंत्र रूप से H प्लस के रूप में नहीं रहते, तो वो रहते हैं H3O प्लस के रूप में। अपन इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि पीएच बराबर माइनस लॉग E और H3O प्लस के रूप में ये आयन इस प्रकार रहते हैं। तो इस प्रकार इसको हाइड्रोनियम आयन के रूप में जाना जाता है और ये इस प्रकार ये इसकी पीएच कहलाती है। तो जो उदासीन पानी होता है प्रति मोल, उसमें जो हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता का जो लॉग होता है उसको अपन इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि पीएच बराबर माइनस लॉग E और उसकी जो पीएच होती है वो 1 × 10⁻⁻7 इस प्रकार होती है। अब यदि अपन इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये जो 7 है वो आ जाएंगे इसके पास में आगे। तो यहाँ हो जाएगा पीएच बराबर ये आ जाएंगे, ये -7 है, ये प्लस है, तो यहाँ आ जाएंगे +7, ये +7 हो जाएगा। तो ये जो +7 है यह +7 उदासीन पानी की जो है वो पीएच बताता है। यानी यदि पानी स्वच्छ है, साफ है, उसमें कोई अम्ल क्षार घुला हुआ नहीं है, तो उसकी जो पीएच होती है वो 10⁻7 होती है। और 10⁻7 होने पर उसमें किसी प्रकार का ना तो OH आयन होता है और ना ही H प्लस आयन होता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि यदि कोई भी पदार्थ, पानी या यदि कोई भी पदार्थ उदासीन है तो उदासीन पदार्थ की जो पीएच होती है वो होती है 7। उदासीन पदार्थ की जो पीएच है वो 7 होती है। और यदि कोई पदार्थ अम्लीय है तो उसकी जो पीएच होती है, यदि कोई पदार्थ अम्लीय है यानी उसके अंदर कोई भी अम्ल घुला हुआ है, चाहे वो यदि वो HCl है या H2SO4 है या HNO3 है, यदि उसके अंदर कोई भी जो है वो अम्ल घुला हुआ है तो उसकी पीएच जो होती है वो पीएच जो है वो 7 से कम होती है। पीएच 7 से ये इस प्रकार अम्लीय विलयन की जो पीएच है वो 7 से क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार रहेगी, ये पीएच 7 से क्या होगी, कम होगी। और सॉरी क्षारीय विलयन होता है उसकी जो पीएच होती है वो अम्लीय विलयन की जो पीएच है अपन इसको प्रकार रख सकते हैं पीएच, और ये भी हो जाएगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं पीएच बराबर 7। इसको खुला रखें थोड़ा, तो यहाँ पर पीएच लेस देन कितनी हो जाएगी, 7। और जो है क्षारीय विलयन जो है उसकी जो पीएच होती है उसकी पीएच ग्रेटर देन 7 से अधिक होती है। और वो होती कितनी है, 14 तक। 7 से लगा करके उसकी जो पीएच, क्षारीय विलयन की जो पीएच होती है वो 7 से लगा करके 7 से ऊपर और 14 तक होती है। तो अपन कह सकते हैं जो अम्ल है
HT है, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COH है और H2CO3 है। तो इस प्रकार का जो अम्ल है उनकी सभी की pH जो है वो 7 से कम होती है। और यदि स्वच्छ पानी है या उदासीन विलीन है, जो भी है उदासीन विलीन है सॉरी, उसकी जो pH होती है वो 7 से उसकी जो pH है वो 7 के बराबर होती है। और जो क्षारीय पदार्थ है NaOH है, KOH है, NH4OH है, रक्त है हमारा, उसकी जो pH होती है वो 7 से हमेशा अधिक होती है। तो इस प्रकार ये pH को निर्धारित करता है। फिर अपन बात करते हैं, अगला एक टॉपिक अपना और है, और अपन उस टॉपिक को अपन कहेंगे कि जो pH का उपयोग क्या है। उस pH के उपयोग के आधार पर अपन एक टॉपिक की बात और कर लेते हैं। ये इस प्रकार है, pH का उपयोग, pH का उपयोग। सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारे पेट की जो pH होती है। जैसे अपन देखते हैं पाचन वाला जो पार्ट पड़ा था, हमने देखा था कि जो हमारा जो आमाशय है, आमाशय के अंदर जो है वो HCl निकलता है। और अपन जानते हैं आमाशय के अंदर जब HCl निकलेगा तो ये HCl निकलता है। अब होता क्या है, कई बार यदि अपन ज़्यादा मिर्ची युक्त या खट्टा युक्त भोजन खा लेते हैं, कर लेते हैं, तो उससे क्या है, पेट में अम्लता और बढ़ जाती है। चूँकि हमारा पहले से ही आमाशय में है वो HCl होता है, वो निकलता रहता है खाने के पचाने के लिए, और ज़रूरी भी है। लेकिन उसके साथ में यदि अपन ज़्यादा मिर्ची युक्त या खट्टा युक्त भोजन कर लेते हैं तो हमारी pH और कम हो जाती है, यानी अम्लता और बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, खट्टी डकारें आना है और पेट में जलन होना है, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो उस समस्या से के समाधान के लिए जो है वो अपने को कुछ उपाय करना पड़ते हैं। और वो उपाय अपन क्या करते हैं, या तो अपन उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेंगे, MgOH होल ट्वाइस, ये इसको अपन कहेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एक अभिक्रिया होती है इसके अंदर भी, तो अपन कह सकते हैं कि ये जो है HCl है, ये HCl अभिक्रिया किससे करेगा, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस से जो है वो अभिक्रिया करता है। तो इसमें क्या होगा, इसको अपन 2 के रूप में ले सकते हैं, ऐसे ये बन जाएगा ऐसे। तो अपन देखते हैं एक लवण बनता है, और वो लवण कैसे बनेगा, ये लवण बनेगा ऐसे, इसको अपन कहेंगे MgCl2, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसको ये जो बन जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में ऐसे। तो यहाँ पर जो है H2 है, O भी कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर H कितने हैं, 2। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, वो बन जाएगा आपके H2O, और इसके आगे लगा देंगे 2। तो यहाँ पर भी 2 H हैं और यहाँ पर भी 2 H कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर 2 और 2 4, और यहाँ पर 2 इसके लिए कॉमन है, तो H2। इस प्रकार जो अपने पेट में यदि एसिडिटी होती है तो एसिडिटी के समय जो है वो अपन ले सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उससे क्या होगा, अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे, ये क्षार है, ये क्षार है और ये अम्ल है। ये इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको अपन कहेंगे क्षार। इसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है आपस में क्या करेंगे, इसको अपन कहेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, और ये यहाँ पर बन जाएगा जल। तो इस प्रकार ये अपने अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके और पेट की अम्लता को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं धरती की जो जैसे खेत है, खेत बोते हैं, तो उस समय भी जो है वो अपन जो है किसान प्रयोगशाला में जो है वो जाकर के भूमि की pH को ज्ञात किया जाता है, और ज्ञात करके अपन पता लगा सकते हैं कि हमारे खेत की pH क्या है। तो उसके अलावा जो यदि अम्लीय pH है तो अपन अलग चीज़ का उपयोग करेंगे, और क्षारीय pH है तो उसका अपन अलग ढंग से उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार जो है उसकी pH को भी ज्ञात किया जा सकता है। उसके अलावा जो है बात करते हैं जो मुंह की pH है, कि जो मुंह की pH है यदि 6.5 से यदि मुंह की pH और कम हो जाती है तो जो दांतों के ऊपर का जो व्हाइट कलर का इनेमल होता है उसको बोलते हैं इनेमल, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है इस प्रकार। और अपन कह सकते हैं शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, हड्डी से भी वो कठोरतम पदार्थ होता है। यदि शरीर की मुंह की pH यदि 6.5 से कम हो जाए तो जो है वो पेट मुंह का जो दांतों का जो इनेमल है
वो इनेमल जो है वो गलना शुरू हो जाता है और इस प्रकार जो दांत के ऊपर का व्हाइट कवर है वो हट जाता है और अंदर से पीले कलर का पदार्थ, वो जो नरम पदार्थ है दांत का, वो बाहर आ जाता है। इस प्रकार दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए अपन को जो है वो क्षारीय मंजन करना चाहिए और भोजन के तुरंत बाद में इस प्रकार की यदि मंजन अपन करें तो जो भोजन के कण हैं वो हमारे दांतों के बीच में फंसे हुए नहीं रह सकते और जो वो सड़ेंगे तो वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो भोजन के कण निकल जाएंगे और इस प्रकार अपन दांतों को जो है वो हल्का तुरंत मंजन करके और दांतों को अपन बचा सकते हैं। उसके अलावा अपन जो है बात करते हैं, कई बार जैसे लाल चींटी वगैरह काट देती है तो जो फॉर्मिका, चींटी को अपन बोलते हैं ग्रीक भाषा में फॉर्मिका कहा जाता है और उसके अंदर फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, इसको अपन बोलते हैं ऐसे HCOOH, इसको फॉर्मिक अम्ल के रूप में जो है वो जाना जाता है। ये चींटी के अंदर होता है तो वो जब काट लेती है तो उसमें भी जो है वो त्वचा में जलन उत्पन्न होती है। उसके लिए जो है अपन यदि साबुन से या सर्फ से अपन हाथ धो लेते हैं तो साबुन सर्फ चूंकि क्या है, क्षार है और चींटी के द्वारा लगाया वो अम्ल है, वो आपस में अभिक्रिया करके और एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, लवण और जल बना देंगे। इस प्रकार जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार अपन ने ये चीज पढ़ी। उसी प्रकार अपन बात करते हैं कि जो वर्षा की पीएच है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी वर्तमान में ये समस्या उत्पन्न होती है, ये बता देते हैं। तो जो वर्षा की जो पीएच होती है, वर्षा की पीएच भी यदि 6.5 से यदि इस प्रकार कम हो जाए तो भवनों को, या अपन कह सकते हैं कि जो धातु से बनी हुई चीजें होती है उसको वो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो उसमें अपन ये देखते हैं इस प्रकार, जैसे वर्षा है, अपन जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें हैं और वो जो गैसें हैं वो जल से अभिक्रिया करके और कई प्रकार के अम्लों का निर्माण कर देती है। तो अपन जानते हैं वायु के अंदर ये मुख्य गैसें होती हैं। ये गैसें हैं आपके CO2, SO2 और NO2। ये गैसें हैं जो प्रदूषण के कारण लगातार इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। और ये जो गैसें होती है, जब बिजली चमकती है आसमान के अंदर और बिजली चमकती है तो ये जो गैसें होती है वो पानी से, क्योंकि बादल किसके बना होता है, पानी के बना होता है, तो ये गैसें आपस में पानी से अभिक्रिया करके और अपने अपने अम्ल, संबंधित अम्ल का, जिसको बोलते हैं संगत अम्ल का निर्माण कर देती है। जैसे ये कैसा होता है, ये इस प्रकार मान लीजिए इसने H2O से अभिक्रिया की, इसने भी H2O से अभिक्रिया की और इसने भी जो है वो H2O से अभिक्रिया की। ये आपस में अभिक्रिया करेंगी तो इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये आपस में अभिक्रिया करेंगी तो इस प्रकार ये बन जाएगा, इसका बन जाएगा H2CO3, ठीक है। ये अम्ल है, इस अम्ल का नाम होता है कार्बनिक अम्ल, इसको बोलते हैं कार्बोनिल अम्ल, इसको बोलते हैं कार्बोनिल अम्ल, ये कार्बोनिल अम्ल। और ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड अभिक्रिया करेगी तो इससे बन जाएगा H2SO3 या कभी कभी बन जाता है H2SO4। अब जो H2SO3 है इसको अपन 9th क्लास में पढ़ा था हमने पाठ कि यदि ऑक्सीकरण में यदि अंतर हो, यदि ऑक्सीकरण में एक अंक का अंतर हो या कम ऑक्सीकरण हो, ऑक्सीकरण संख्या हो तो उसको अपन बोलते हैं रस, और यदि एक अंक ज्यादा हो या अधिक ज्यादा हो उसको इक बोलते हैं। तो ये जो अम्ल है, इस अम्ल का नाम होता है, इस जो अम्ल इसका नाम होता है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। और ये जो अम्ल है इस अम्ल का नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये इस प्रकार अम्लों का निर्माण कर देगी। और उसके साथ में ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये बना देती है HNO3 और इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल, ये इस प्रकार नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देती है। तो अपन कह सकते हैं कि वायुमंडल में प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये गैसें होती हैं और वो जो है वो बादल का पानी जो है H2O उसे अभिक्रिया करती है। और चूंकि जब बिजली चमकती है
तो जब बिजली चमकती है तो बिजली जितने चौड़ाई में बिजली चमकती है वहां पर जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक हो जाता है, लगभग ऐसा कहा जाता है लगभग 2 लाख डिग्री के आसपास वो टेम्परेचर पहुंच जाता है। इतनी उसके अंदर बिजली के अंदर जो है वो पावर होता है, आवेश होता है।